नमस्कार, मैं हूँ सुशी शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता आए हुए हैं, वो हैं एडवोकेट सुरेश जी। एडवोकेट ब्रजेश जी जयपुर के एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। एडवोकेट ब्रजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी है। जयपुर से कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आप लोगों से सर एक दरखास्त है कि इस समय जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपन माइनॉरिटी पे करते हैं डिस्कशन कि बेसिकली माइनॉरिटी है क्या? क्योंकि इस समय जो चल रहा है लोकसभा इलेक्शंस का, वो माहौल चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अब माइनॉरिटी पे अपन रखते हैं, तो कल्याण जी सबसे पहले आप बताइए माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है? कल्याण जी। देखिए, मेरी नजर में माइनॉरिटी वो है जो अल्पसंख्यक है या संख्या में कम है या जिसका बहुमत कम है, वो माइनॉरिटीज कहलाती है। और जी। इंडिया में कुछ ऐसी कास्ट है जो माइनॉरिटीज में है, जिसको सिख कह सकते हो, जैन कह सकते हो, पारसी कह सकते हो और मुस्लिम कह सकते हो। क्योंकि मुस्लिम आज की डेट में 17-18% है, बाकी ये कास्ट है, कोई 6% है, कोई 8% है, कोई 10% है और कोई 12% है। सारी की सारी कास्ट है माइनॉरिटीज में कहलाती है। और एक बेसिकली है हिंदूज है, तो हिंदूज को भी आजकल माइनॉरिटीज में इसलिए बांट दिया गया है कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल जो 80% लोग बाग है, उनको भागों में डिवाइड करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आज हिंदू जो है वो भी माइनॉरिटीज में आ रहा है, क्योंकि एक बंच बना दिया है और एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, तो ये ठीक नहीं है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि देश में हर आदमी का प्रोग्रेस कह लो या फिर ये तरक्की का काम कह लो, हर आदमी का अपना अपना काम है और हर आदमी का सहयोग है। हमको जी, तो माइनॉरिटी जो है, ये शब्द जो है ना देश के लिए उचित नहीं है और इसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि माइनॉरिटी शब्द को बिल्कुल हटा देना चाहिए और एक पर्टिकुलर स्थिति देखनी चाहिए व्यक्ति की या कास्ट की या व्यक्ति की, कि वो आदमी कितना सक्षम है और कितना काम कर सकता है या उसकी मेंटलिटी स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और वो किस तरह से हेल्प चाहता है। तो वो चीजें करनी चाहिए, न कि आप माइनॉरिटीज में बांट के एक दूसरे को लड़ा के या एक दूसरे के प्रति आक्षेप लगा के और वोट बटोरने की राजनीति जो अभी की जाती है, ये ठीक नहीं है। तो पहले जो कबीले होते थे उसमें एक लड़ने वाले और शरीफ आदमियों के कबीले होते थे। तो लड़ने वाला आदमी होता था वो कबीलों में लड़ने वालों के साथ हो जाता था और जो सीधा आदमी था सीधे आदमी की तरफ हो जाता था। तो वो पहले कबीले थे, माइनॉरिटीज दे दिया गया है। तो माइनॉरिटीज ऐसी चीज है जो राजनीति में नहीं आनी चाहिए और माइनॉरिटीज का मतलब यही है कि उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी अन्य जरूरतें जो है देखी जाए और उसको गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी जाए। मेरा तो यही मानना है सर। ओवर टू यू सर। ओवर टू यू। जी। एडवोकेट साहब, माइनॉरिटी की वैसे बेसिकली डिफरेंस डेफिनेशन जो है वो क्या है? हमारे संविधान में माइनॉरिटी किसे कहते हैं, उसको थोड़ा क्लियर करें आप। एडवोकेट साहब। बहुत धन्यवाद कल्याण जी। श्रीमान कल्याण जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार रखे माइनॉरिटी पर। मैं आपको छोटी सी बात, माइनॉरिटी में 3 चीजें काउंट है संविधान के अनुसार। जी। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 जो संविधान का है, उसका पहला अनुच्छेद है वो ये बोलता है कि भाषा, लिपि, संस्कृति, ये 3 चीजें हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति। ये 3 चीजों के आधार पर जिनकी संख्या कम है, जिनका मत कम है, प्रेजेंट करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए, उनकी देख रेख के लिए जो चीजें हैं वो सरकार करेगी। मतलब
जो व्यक्ति जिनके पास में अपनी खुद की एक ऐसी भाषा या अपना लिपि है या अपनी संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार उनके पास में होगा। इसका मतलब ये है, डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं संविधान में, डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि माइनॉरिटी क्या है। इसका मतलब जो जी जी आपकी भाषा में जिनकी एक ऐसी लिपि है जो लुप्त होने के कगार पर है या जो संस्कृति लुप्त होने का कगार पर है, वो माइनॉरिटी है। दुर्भाग्य से जी जी 1992 में जब कानून बना, उसमें ये चीजें देखी गई हैं या नहीं देखी गई हैं उसको मैं नहीं कह सकता। मुझे एक बात बताइए कि जैन, बौद्ध, पारसी, जो मैं काउंट करवा रहा हूँ, सोचो माइनॉरिटी में जिनको काउंट किया गया है, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और मुस्लिम, ये 5 कम्युनिटी को जो माइनॉरिटी में काउंट किया गया, इनकी ऐसी कौन सी भाषा है जो मुक्त होने का कगार पर है? पहली बात, जी मैं जी संविधान के अनुसार जी बताऊं सर, इनकी ऐसी जी कौन जी सी जी भाषा है जो मुक्त होने के कगार पर है? जी जी और इन 5 कम्युनिटी में ऐसी कौन सी लिपि भारत में विकसित हुई जो मुक्त होने का कगार पर है? 2, तीसरा, इनकी ऐसा कौन सी संस्कृति है हमारी भारत में जो लुप्त होने का कगार पर है? जी जबकि जी जी पारसी लोग ईरान से आए थे, उनकी संस्कृति को भी हम बराबर रख रहे हैं, लुप्त होने का नहीं। जी जी विश्व में जैसे जिसने भारतीय की संस्कृति को भी ऊपर रखा है, भारतीय की संस्कृति को भी बरकरार रखा है। यदि जी सही मायने में जाए तो पारसी लोग हैं जो शरणागत हैं, जो यहाँ जी पर शरण ली थी, बाकी किसी ने शरण नहीं ली। ऐसा सिख सिख बहन भाई हैं, वो हमारे यहीं के रहने वाले हैं। हिंदू बहन भाई हैं, वो हमारे यहीं के रहने वाले हैं। बौद्ध हैं, वो हमारे अभिन्न अंग है भारत का। दूसरा आपका जैन, बौद्ध, सिख ये है। तीसरा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो एक भी बाहर से नहीं आया, वो सब यहीं पर कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसी जी कौन सी किसकी भाषा, लिपि, धर्म ऐसा कौन सा है जो लुप्त होने के कगार पर है, जिसके लिए माइनॉरिटी शब्द की आवश्यकता पड़ी और इसके लिए जी भारत में नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी कमीशन बनाना पड़ा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्देश दिया है कि माइनॉरिटी देश में निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, माइनॉरिटी निर्धारित करने का अधिकार तो राज्य के पास में है। राज्य अपने जिला स्तर पे ये काउंटिंग करेगा भाई कौन सी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में आ रही है, उसका निर्धारण राज्य करें, नीति केंद्र। और ये जो है डिसीजन 2002 में हो चुका था, पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में ये चीजें बता चुकी थी कि माइनॉरिटी आपकी जो है स्टेट का काम है, नीति का काम नहीं है, नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी नहीं होगी। पहली बात तो जी माइनॉरिटी जी शब्द की डेफिनेशन ही आपकी जो है विवादास्पद है। और फिर जब इसको माइनॉरिटी बना रहे हैं तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी आए कैसे? आज J&K में माइनॉरिटी में कैसे हो गए? अरुणाचल में माइनॉरिटी में कैसे हो गए? असम में कुछ जगह ऐसी हैं जो माइनॉरिटी में है, बंगाल में है, झारखंड में है, बिहार में है, कर्नाटक में भी होने लग गए हैं, आपके मणिपुर में, आपके अगरतला में, आपके जो नागालैंड में, ये हिंदू माइनॉरिटी में है। जो कि स्टेट को अधिकार है कि वो माइनॉरिटी की डेफिनेशन अपने समझने के अनुसार, जनगणना के अनुसार करती रहे वो, और वो अभी तक हुआ नहीं। इस बात के लिए मैं ये नहीं कहता कि साहब उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ साहब देखो, जो चीजें संविधान के अनुसार होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो जो संवैधानिक कर्तव्य होता है राज्य का और केंद्र का, वो करना अति आवश्यक है माइनॉरिटी के संबंध में, तभी एक प्रॉपर जी एलोकेशन होगा। अब मैं आपको एक जी लेटेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ सर। पिछले साल के जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था, कांग्रेस सरकार ने बजट अनाउंसमेंट किया, उसमें माइनॉरिटी हॉस्टल बनाने की बात की गई थी, जिलों में माइनॉरिटी हॉस्टल बनाने की बात की गई थी। अब माइनॉरिटी हॉस्टल ऑलरेडी हैं, कहीं जगह काम कर रहे हैं, लगभग सभी जिलों में काम कर रहे हैं, जिन नहीं कर रहे हैं उनका और बन रहे हैं। जैसे आपके यहाँ पे जयपुर में ही आपका त्रिपुरी बाजार में, कानपुर में यहाँ पे जगह अलॉटमेंट हुआ है उसके लिए,
आपका सीकर में, आपका भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर माइनॉरिटी हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, छात्रावास बनाए जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए सर, जब तक इसमें कोई वर्गीकरण नहीं है, कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सबको वहां पर रहने का अधिकार है। लेकिन आज आप मुझे, मैं आपको बताऊं, आरटीआई के माध्यम से मैं निकल हूँ, मैं सर्विस करवाए जाए हॉस्टल में, क्यों, हाँ, कहाँ है वो लोग, क्यों नहीं है वो लोग, उनको क्यों नहीं लिखा जाता, कौन रहता है उनमें माइनॉरिटी का नाम, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को माइनॉरिटी मान लेंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब माइनॉरिटी में जो आते हैं वो आने चाहिए। आपके जो पारसी हैं 0.006% के अंदर, 0.006%, इसका मतलब जी 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 100 पे 6 नहीं, 1000 पे 6 नहीं, 1,00,000, 10,000 पे जी करीब जी 6 जी लोग हैं बस, 10 लोग की आबादी पर 6 जी लोग जी हैं। सेम चीज आपके लिए सर, आप हिंदू हैं, तो सॉरी जैन हैं, वो जी जी ऑलमोस्ट 4% है, 0.4%, 44-45 लाख जी हैं जी जैन। वो माइनॉरिटी में कितने कम है उनकी जी संख्या, जी वो क्यों नहीं है? तो ये सारे लोग माइनॉरिटी में आते हैं और स्टेट वाइज इनकी काउंटिंग की जाए, क्या जो है खुलासा हो सकता है। और आपको एक मैं बता दूं सर कि मैं जल्द ही, और माननीय हाई कोर्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके अनुसार अभी करने जा रहा था, परंतु अभी करीब विभिन्न राज्यों से 120 याचिकाएं लगी हुई हैं माइनॉरिटी के लिए, और केंद्र सरकार ने यह सूचित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट ही सुन रही है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं, हो सकता है अभी जो है इसका फिर दोबारा से करूंगा मैं जानकारी, और माननीय हाई कोर्ट में जी फिर जी दोबारा से लगाई जाएगी कि जब स्टेट को अधिकार है तो स्टेट को जी 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 निर्देश अपनी माइनॉरिटी डिसाइड करे। सेंटर का केस नहीं है तो फिर सेंटर ले तो रखा है उसने हाथ में, सेंटर ने ये चीजें। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है संविधान में, वो 3 पैमाने दिए गए हैं, उन 3 पैमाने को जो खरा उतरती है वो कम्युनिटी खरा उतरती है, उसको माइनॉरिटी वो में लेना चाहिए। माइनॉरिटी। और दूसरा जी इसमें जी एक शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो मैंने भाषा, लिपि और संस्कृति, इन चीजों की बात की है, ये तीनों चीजें भारतीय हुई है। ऐसा नहीं है कि कल को जर्मन कोई बंदा यहाँ पे दिल्ली में, फिर जयपुर में सेटल हो जाएगा और वो बोलेगा नहीं मैं तो माइनॉरिटी में हूं। अरे साहब, पूरे विश्व में कितनी भाषाएं हैं, 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर भाषाएं हैं, और भारत में विश्व में 10,000 से ऊपर बोलियां हैं, संस्कृति कितनी है, 1100 के आसपास रिलीजन है विश्व में। तो इसका मतलब क्या फिर सबको हम ये देते रहेंगे संरक्षण? नहीं। जी जी उसकी मुख्य तर्क जो है भारत, भारत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की जो प्रस्तावना है वो खुद बोल देते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका अर्थ है कि हम भारत के लोग, भारत के लोग, हम जो चाहेंगे हमारा ही चलेगी। कोई विश्व का कोई अलग धर्म आ जाए, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, रोहिंग्या, रोहिंग्या शब्द को भी माइनॉरिटी में लाते हैं अगर इस तरह से होगा तो। जबकि 1951 में जनगणना जो हो रखी है, जो नोटिफिकेशन है 1953 के गृह मंत्रालय का, उसके अनुसार कम्युनिटी भारत में है ही नहीं, जी जी तो संरक्षण। जी हमारे साथ अब हमारे को एंकर जुड़ चुके हैं, शांतनु बैनर्जी। शांतनु बैनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु जी, आवाज आ रही है? शांतनु जी, यहाँ पे जो चल रहा था अभी डिबेट में सर मेन चीज है कि माइनॉरिटी पे अब ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जो लोकसभा का चुनाव है, माइनॉरिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, इंक्लाइन भी हो रहा है। अब आप ये बताइए कि माइनॉरिटी को किस तरह से ये डिफाइन करते हैं। तो अभी कल्याण जी ने माइनॉरिटी डिफाइन किया है, उसका एडवोकेट साहब ने उसकी बताइए कौन से संख्या में आते हैं, क्या होता है माइनॉरिटी। बेसिकली आपका क्या सोचना है माइनॉरिटी के बारे में, शांतनु जी? माइनॉरिटी से मेरा जो मैं जो सोचता हूँ, जो इसको जी जी हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। जी 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 अल्पसंख्यक का मतलब यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों की कुल संख्या कुल अनुपात में कितनी है। जैसे करेक्ट। कुल मिला के 100 लोग हैं, अगर वो 100 लोग हैं, उसमें से किसी एक धर्म को 50 लोग मानते हैं और बाकी जी जी 50 लोग बढ़ जाते हैं, कोई 10, कोई 8, कोई 7, कोई 6, 5, 2 ऐसे करके,
तो अगर जी जी जो सबसे ज्यादा किसी धर्म को मानने वाला है वो बहुसंख्यक है, और उसके बाद अनुपात के तौर पे अगर वो कम होने लग जाते हैं और वो बहुसंख्यक से एक अनुपात में अगर वो कम होते हैं तो फिर उनको अल्पसंख्यक माना जाता है। जो मेरे हिसाब से जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है, वो अगर हम संविधान की परिभाषा के ऊपर जाएं, जो आमतौर से जो सामाजिक संरचना पे जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का जी मतलब ये है कि कम से कम लोग किसी भी चीज को जो मानते हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोई रीति हो, कोई नीति हो, उसको अनुपात में सबसे कम जो माना जाता है वो अल्पसंख्यक है। जी जी कल्याण जी, आपको जी। कुछ और जी अल्पसंख्यक के बारे में कोई डेफिनेशन देनी है कल्याण जी? जी जी देखिए, मेरा मानना बोलिए। ये है कि अल्पसंख्यक, जैसा कि अभी एडवोकेट साहब ने बताया, ब्रजेश जी ने, मैं उनके बात से सहमत हूँ कि भाषा, लिपि और संस्कृति, तीन चीजें इसमें मायने रखती है। पहली तो यह है कि लैंग्वेज, दूसरी है कि उनकी लिपि, लिखावट, या जिनकी बुक्स है, या फिर उनकी किस तरह की, तीसरा ये है उनकी संस्कृति। जी तो संस्कृति, जी इंडिया में, भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे या 50 किलोमीटर पे ये तीनों चीजें बदल जाती है। जी जी भाषा बदल जाती है, जी जी भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, और लिपि बदल जाती है। आप कहीं पे भी चले जाओ, जी हर 100 किलोमीटर पर आपको अलग पहनावा मिलेगा, अलग भाषा मिलेगी और अलग संस्कृति मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आदमी हर जगह अल्पसंख्यक हो या माइनॉरिटी हो। आप साउथ में चले जाओगे तो साउथ में मूर्ति पूजा करने वाले, या फिर यह कि इस्लाम धर्म को मानने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, और वहां पर मूर्ति पूजा करने वाले जी लोग बहुत कम मिलेंगे। तो वहां पर मूर्ति पूजा करने वाले एक माइनॉरिटीज की स्थिति में आ जाते हैं, अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाते हैं। जबकि दूसरी स्टेट में अगर जाओगे तो वहां पर यह है कि जो मूर्ति पूजा करने वाला है जो बहुसंख्यक है, और दूसरे लोग बाग जो मूर्ति जी पूजा नहीं करते वो अल्पसंख्यक है। तो मेरा तो मानना यही है कि वो माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन है ये बहुत जटिल है और हर जगह बदलती है, क्योंकि भाषा, लिपि और जी संस्कृति ये जब बदलती है तो मायने भी बदल जाते हैं, इसके मीनिंग्स भी बदल जाते हैं। जी और जी ये इन्होंने अभी एडवोकेट साहब ने जी जी इसके लिए राज्य सरकार वो देखे। और ये बेस्ट भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे डिसाइड नहीं करती है, ये राज्य सरकारें डिसाइड करती है कि उनके स्टेट में कौन सी माइनॉरिटीज के या कौन सी कास्ट के या किस तरह के लोग बाग, कौन सी संस्कृति के लोग बाग रहते हैं और उनकी जी परसेंटेज जी क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन में भी ये लोग बाग इसी तरह का एनालिसिस करते हैं कि अगर अपर कास्ट की वोटिंग करवानी है या अपर कास्ट के लोग बाग ज्यादा है या ओबीसी के लोग जी जी ज्यादा है, एससी एसटी के लोग बाग ज्यादा है। जी जी ये तो जी जब जी ये इस तरह की चल करते हैं कि वहां पर उसी तरह का कैंडिडेट और उसी तरह का व्यक्ति खड़ा करते हैं, तो उसी जी तरह जी की उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जहां पर जो आदमी अल्पसंख्यक में हो, जहां पर जिस आदमी को आवश्यकता हो और जिस आदमी को बढ़ाया जा सके या जिस आदमी को ठीक से प्रॉपर्ली गवर्नमेंट की देखरेख होनी चाहिए, तो उसको मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का जी एक राइट है, और जनरल जो पब्लिक जो है वो चाहती है, उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको जो फैसिलिटीज जी गवर्नमेंट जी की तरफ से मिलनी चाहिए वो बराबर मिलनी चाहिए। पहले जो था, पहले वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें सिर्फ 4 वर्ण थे। 4 वर्णों में आप ये कह सकते हो कि एक लड़ने वाली व्यवस्था थी, एक पूजा पाठ करवाने वाली व्यवस्था थी, एक सेवा करने वाली व्यवस्था थी, और एक शूद्र जिसे कहते हैं तो था, जो पब्लिक की देखरेख करता था। तो वो वर्ण व्यवस्था अब नहीं रही, क्योंकि आज की डेट में हर कोई आदमी पढ़ सकता है, हर कोई आदमी लड़ सकता है और हर कोई आदमी नौकरी कर सकता है। तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जी गई। जी अब उसी का एक दूसरा सेकंड रूप, उसी का सब्स्टिट्यूट है ये अल्पसंख्यक, कि भाई कौन सी कास्ट के जी किस जी तरह के लोग बाग कितने रह गए, उसका उत्थान करने के लिए एक स्कीम चलाई गई जी थी, जी या एक इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल था कि भाई ये कास्ट है या ये लोग जो है ओके इनको इस चीज की आवश्यकता है। वही एक माइनॉरिटीज की ओके ओके डेफिनेशन थी, और इसको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक ओके सिर्फ ओके मुस्लिम नहीं होते मेरी नजर में, सैनी भी हो ठीक है सकते हैं,
अल्पसंख्यक ठीक है अल्पसंख्यक ओके कल्याण जी प्लीज जी ओके शांतनु जी यू टेक ओवर ठीक सर शांतनु जी आप कंडक्ट करें जी यू टेक ओवर सर थैंक यू जी थैंक यू। प्लीज टेक अब ओवर। जैसे इन्होंने बोला कि भाषा और रीति के हिसाब से अल्पसंख्यक का फैसला होता है, तो मैं जी, एक संशय मेरे दिमाग में है कि जैसे राजस्थान है, अब ये हर 100 किलोमीटर पे अगर भाषा बदल जाती है, रीति बदल जाती है, तो इसका मतलब वो राजस्थानी जो है क्या वो अल्पसंख्यक हो गया? क्योंकि सीधी सी बात ये है कि अगर अल्पसंख्यक है, जैसे बोला गया है कि भाषा और नीति के हिसाब से चेंज बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर पे बदल गया, तो अब राजस्थान में हर 100 किलोमीटर पे चाहे हर 100 किलोमीटर पे बदल गया, तो इसका मतलब जो राजस्थानी है वो अल्पसंख्यक हो गया। तो ऐसा जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब ये है कि आप किसी विशेष धर्म को अगर आप मानते हैं, वो उससे आपकी पैदाइश ही कैसे हुई और आपका मरण कैसे होता है, आपका परण कैसे होता है, तो आपका जो मरण परण इनके बीच की जो चीज है, आप पैदा कैसे हो, आपका मरना कैसे होगा, आपका दाह संस्कार कैसे होगा, आप जलाए जाएंगे, आप दफनाए जाएंगे, आप चर्च जाते हैं, आप गिरजाघर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, इनसे तय होता है कि आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं। भाषा और रीति के हिसाब से अगर होता है तो वो अल्पसंख्यक को आप करार नहीं दे सकते। उस हिसाब से तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि हर 100 किलोमीटर पे बदल गया, तो बदलने की वजह से तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। जबकि आप देखें कि जो मुसलमान है या जो क्रिश्चियन है, वो एक सार एक जैसे ही रहते हैं। तो अगर एक सार एक जैसे अगर वो रहते हैं, तो इसका मतलब मुसलमान और क्रिश्चियन तो बहुसंख्यक हो गए और हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गया। तो ऐसा नहीं है। जो आप मत को मानते हैं, किसी मत को अगर आप मानते हैं, उस मत के हिसाब से आप बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक में आप तय किए जाते हैं। आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, आपकी जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, उस प्रतिशत के हिसाब से ये तय होता है। वन व्यवस्था के हिसाब से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अगर मुसलमान है तो उसमें वन व्यवस्था नहीं है, अगर वो क्रिश्चियन है तो उसमें वन व्यवस्था नहीं है। तो अगर वन व्यवस्था के हिसाब से अगर आप करेंगे तो इसका मतलब तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कुल उसमें लेंगे तो जो ब्राह्मण है, हो सकता है जो क्षत्रिय है वो वैश्य हैं और शूद्र हैं, हो सकता है कि मुसलमान ज्यादा हो और शूद्र कम हो। इस हिसाब से आप अल्पसंख्यक को तय नहीं कर सकते। आप पूरे एक मजहब को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, चाहे वो किसी भी रेडियस में रहते हैं, वो 100 किलोमीटर हो या 5000 किलोमीटर पे हो, आप किसी मत को मानते हैं तो उससे माना जाएगा कि आप बहुसंख्यक हैं या अल्पसंख्यक हैं। आप चाहे दक्षिण में रहते हैं, उत्तर में रहते हो, पूर्व में रहते हो, पश्चिम में रहते हो, आप किसी धर्म या मत को मानते हैं तो ये माना जाता है कि आप इस संख्या में आते हैं। आप वो कोई सी भी भाषा बोलते हैं, अगर बंगाल का है या पंजाब का है या कश्मीर का है या दक्षिण में कहीं का है या मध्य प्रदेश में है या यूपी में है, वो भाषा उसकी अलग है, उसकी रीति अलग है, उसका खान पान अलग है, लेकिन कुल मिला के जो वो किसी चीज को मान रहा है वो एक ही है, वो मंदिर जा रहा है। उसका जो जन्म हो रहा है उसकी रीति अलग है, उसकी रीति एक ही है, जो उसकी मरण है उसकी रीति एक ही है। तो इसके बीच में जो उसका जीवन यापन है, वो जीवन यापन एक किसी मापदंड के अंदर है, और उस मापदंड के अंदर जो उससे आप संख्या को, उसका संख्या का आंकलन कर सकते हैं आप। तो मेरा भी मानना है कि भाषा रीति इसके हिसाब से नहीं है, आप किस हिसाब से जीवन से लेकर मरण तक इसके बीच में आप कैसे रहते हैं, उस रहने से तय होता है कि आप किस संख्या में आते हैं। अगर मैं किसी एक मत को मानता हूँ, आप देखें कि मुसलमान है तो मुसलमान में शिया भी है, सुन्नी भी है, इस तरह से क्रिश्चियंस में कैथोलिक भी है, प्रोटेस्टेंट्स भी हैं। लेकिन उस हिसाब से आप करेंगे तो जैसे अगर विदेशों में जाते हैं तो क्या प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक के मुकाबले में अल्पसंख्यक हैं या शिया सुन्नी के बीच में अल्पसंख्यक है? ऐसा नहीं है। अगर मुसलमान है वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो मुसलमान है, कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो वो ईसाई है। इसी तरह से हिंदुओं में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू है।
तो ये कलेक्टिवली एक समूह के तौर पे ये तय किया जाता है कि अल्पसंख्यक क्या है और बहुसंख्यक क्या है। अगर मेरे विचारों से सहमत हैं या मेरे विचारों को और परिष्कृत करना चाहेंगे तो मैं विजय जी से बोलूंगा कि शायद विजय जी इस पे और ज्यादा फोकस कर पाए। तो विजय जी आप क्या बोलेंगे इस पे? थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तीन पैमाना होता है: भाषा, लिपि, संस्कृति। मैं बताता हूँ सर कि भारत, जैसे बताया था, हमारे विद्वान साथीगण कह रहे थे कि साहब हर 100 किलोमीटर बदल जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि भाषा नहीं बदलती है, वो बोली बदलती है। भारत में 750 करीब 772 बोलियां हैं। भाषा नहीं बदलती है, भाषा एक ही होती है जिसकी व्याकरण होती है। सेम बात अप्लाई होती है कि लिपि पर, जिसको हम संवाद के तौर पर टेक्स्ट बुक बोलते हैं, जो भारत की संविधान की अनुच्छेद में लिखी हुई है। भारत में 22 भाषाएं हैं जिनकी अपनी व्याकरण है, अपनी लिपि है, अपनी स्क्रिप्ट है। तीसरा, संस्कृति। संस्कृति की एक परिभाषा अपनी अलग जगह पर है। भारत का संस्कृति मंत्रालय है और स्टेट का जो संस्कृति मंत्रालय है वो बताता है इसमें कि संस्कृति क्या है। मैं आपको बताता हूँ सर, संस्कृति राजस्थान में जितने भी आपके लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, या आपके जो लोक देवता हैं, उन सब की आप देखिए, कोई भी आरपीएससी का या फिर आप राजस्थान एसएससी का या राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस का कोई भी एग्जाम लीजिए, उनमें लोक देवता के वर्णन होता है, लिखी आते हैं ना, लोक देवता कौन सा है, गोगा मेडी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं भरतपुर से आता हूँ। भरतपुर में ब्रज बोली जाती है, लेकिन ब्रज भाषा नहीं है, ब्रज बोली है। सेम यहाँ पर सीकर एरिया में आपको शेखावाटी बोली जाती है, मेवाड़ में मारवाड़ी बोली जाती है, भूनाड़ी बोली जाती है, भारतीय भाषा, भारत की बोली बोली जाती है। बट वो क्या है, डायलैक्ट, वो डायलैक्ट नहीं है, बोलियां है, भाषा नहीं है। तो इसीलिए बात सही बात है, जैसे आपका जो बदले पानी पर वाणी, तो वाणी बदल जाती है, भाषा एक ही है। राजस्थान की तो आज की डेट में हिंदी है। नॉर्थ में जितने भी 7-8 सबकी भाषा हिंदी है, लिपि भी उनकी एक ही है, देवनागरी लिपि। तो इस आधार पर करीब हम 40% जो क्षेत्र है भारत का, उस पर भाषा और लिपि एक ही है, अर्थात 40% जो है तो वो नहीं अल्पसंख्यक। धर्म के आधार पर तो अल्पसंख्यक है ही नहीं। ये तो 1992 में कानून किस हिसाब से बताया, मेरी समझ से परे है। तो संविधान के आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि 3 ही पैमाने होंगे, तो 3 ही पैमाने तो बनाना था। धर्म पे संस्कृति जो अपनी चीजें हैं, लोक देवता, लोक मान्यताएं, ऐसी मान्यताएं जो हमारे धरोहर के नाम पर हैं, उनको हम देखते हैं। तो जो आपकी राष्ट्रीय धरोहर है या राज्य की धरोहर बनती है, वो मान्यताएं, वो नीतियां, वो परंपराएं भारत की, वो आपकी संस्कृति का पार्ट बनती है। उनको अक्षुण्ण रखना, उनको संरक्षण करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। और मैं यहाँ पर एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा दर्शकों को कि मैं बहुत ही जल्दी इस पर लाने वाला हूँ कि स्टेट में राज्य सरकार को ये निर्देश दिया जाए कि जो स्टेट लेवल पर माइनॉरिटी कमीशन हो, सेंट्रल एक्ट नलीफाई हो। केंद्रीय कानून नहीं होना चाहिए, केवल राज्य सरकार के पास अथॉरिटी कानून। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किस जिले में, किस तहसील में कौन सी संस्कृति है, और वो ही डिसाइड कर सकती है, डिसाइड करेगी कि कौन कौन हमारे पर माइनॉरिटी है। इसको माइनॉरिटी फंड राजस्थान सरकार रिलीज करे, न कि केंद्र के हिसाब से। केंद्र के हिसाब से क्या किया कि एक पूरे देश को यूनिट मान लिया, पूरे देश को यूनिट मान लिया, जबकि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, 100 से ज्यादा जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक है भारत के। उनका फिर कैसे पता चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली दिया स्पष्ट, राज्य सरकार के पास में निर्धारण कर सकता है कौन माइनॉरिटी में होगा, कौन नहीं होगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इसलिए भाषा और लिपि के आधार पर तो मैं नहीं समझता भारत में कोई माइनॉरिटी नहीं, भाषा और लिपि। अब एक ही पैमाना आता है हमारे पास, जिनका डिस्टिंक्ट कल्चर है। जैसे आपको अंडमान निकोबार में एक ऐसी जनजाति होती है, हमारे आपके मेघालय में है गारो और खासी जनजातियां हैं, जो खासी गंगे जयंतिया पहाड़ियों में जनजाति है। आपके नागालैंड में जनजातियां हैं, आपके अगरतला में, मणिपुर में, मिजोरम में, आपके अरुणाचल में,
ट्राइबल एरिया है। हमारे यहाँ पर देखिए आपका अपने सरोज, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आपका झालावाड़, आपका उदयपुर, ऐसे एरिया में आपके ट्राइबल एरिया है जितने लोग देवता की पूजा करते हो, जो हमारे उसमें भी आते हैं, आपके इसमें हमारे जीके में भी पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हैं जिनको हमें संरक्षण करना पूछिए पूछिए सांसद जी, पूछिए 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 सांसद जी। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था ब्रजेश जी, आपने जैसे कहा कि भाषा और लिपि, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे बंगाल है, बंगाल में बंगाली भाषा है, लिपि उसकी बिल्कुल अलग है। पंजाब में गुरमुखी है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में मराठी है, उसकी भाषा और लिपि बिल्कुल अलग है। तो अगर ये भाषा और लिपि के हिसाब से होगा, बंगाली है तो वो हिंदू है, जो पंजाब में है वो या तो सिख होगा या पंजाबी अगर होगा तो वो हिंदू होगा। महाराष्ट्र में अगर है तो अगर वो हिंदू होगा। लेकिन अगर भाषा और लिपि के हिसाब से तय हो तो क्या इसका मतलब ये है कि जो बंगाली है वो हिंदू नहीं है और वो अल्पसंख्यक है? जो पंजाब है वो पंजाबी है, वो अल्पसंख्यक है? जो मराठी है वो क्या अल्पसंख्यक है? क्योंकि वो भाषा लिपि सब कुछ अलग हो गई। तो अल्पसंख्यक अगर इस हिसाब से अगर होगा तो हिंदी बोलने वाला जो बेल्ट है वो यूपी का, एमपी का, राजस्थान का, ये वाला बेल्ट। अब गुजरात में गुजरात की बोली अलग है। बोलिए ब्रजेश जी, ब्रजेश जी बोलिए बोलिए, आपका माइक म्यूट है। जी जी, किन्हीं कारणवश वो म्यूट हो गए, किन्हीं कारणवश म्यूट हो गए, पर उनका जो क्वेश्चन था मेरी समझ में आया। अब उसका मैं उत्तर देता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। भाषा और लिपि के बारे में जैसे बताया, बंगाली भाषा, बंगाली भाषा को राज्य का संरक्षण प्राप्त है, वो मान्यता नहीं है। जी 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 भारत में लिखी हुई है कौन कौन सी भाषाएं हमारे देश की, तो भाषा और लिपि के आधार पर तो कोई भी जी जी कोई भी नहीं है। पंजाब में जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के जितने भी काम काज होते हैं, सब पंजाबी में होते हैं। इसका अर्थ है कि राज्य ने मान्यता दे रखी है इसकी, तो इसलिए अल्पसंख्यक है ही नहीं है। दूसरा, बंगाली भाषा में जो बात कर रहे हो, तो बंगाल सरकार ने उनको अथॉरिटी दे रखी है। स्टेट के जितने भी काम काज होते हैं होता है, तो वो माइनॉरिटी में नहीं है। तमिलनाडु में तमिल है, मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़ है, में तेलुगु है, तेलंगाना में तेलुगु है, महाराष्ट्र में मराठी है, असम में असमी है, आपके गुजरात में गुजराती है। ये भाषाएं ऑलरेडी स्टेट प्रोटेक्शन के अंडर रह रही हैं और इनको संविधान में दिया हुआ है। वो माइनॉरिटी में उनके आधार पर माइनॉरिटी में है ही नहीं। जी 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 दिया है, और वो सब हमारे भारत के खूबसूरत गुलदस्ते के फूल हैं। तो ये कोई माइनॉरिटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर नलीफाई हो जाता है कि भाषा और लिपि के आधार पर कोई नहीं है। दूसरा, धर्म में तो ओवरऑल ब्रजेश जी अपन ये देखें कि माइनॉरिटी जो है, इसके अगर क्षेत्र पे ये लड़ाई होती है जो लोकसभा की चल रही है, तो ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक इन द सेंस कि पढ़े लिखे लोग तो बेरोजगार और भी होंगे, फिर माइनॉरिटी को ही सबसे ज्यादा आगे निकाला जाएगा। अगर माइनॉरिटी को ही आगे निकाला जाएगा तो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो क्या करेंगे, या पढ़ी लिखी जो जमात है वो क्या करेंगी? उनके लिए तो कोई नौकरी नहीं रह जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। तो माइनॉरिटी को ये लोग आगे कर देंगे। ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा देश के लिए। बोलिए कल्याण जी, कल्याण जी बोले। हाँ, लगता है कल्याण जी, हाँ कल्याण जी बोले आप। मैं एडवोकेट साहब की बात से भी सहमत हूँ और हमारे शांतनु बनर्जी की बात से भी सहमत हूँ। मेरा मानना तो है, जी मेरा मानना ये है कि हमारे 30 सेकंड में जल्दी खत्म करिए, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलिए। दाह संस्कार करने की 4 प्रवृत्तियां हैं, 4 प्रकार है दाह संस्कार करने की, और उसी के आधार पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी तय होती है। जैसा कि जल दाग है, जल दाग करने वाली एक कम्युनिटी अलग है, एक भूमि दाग करने वाली कम्युनिटी अलग है जिसमें क्रिश्चियन और मोमडन। इसके साथ साथ में हवा दाग एक पारसी, और साथ में हम लोग बात जो कहते हैं हिंदू, वो अग्नि दाग करते हैं। तो ये चारों संस्कृतियां हैं हमारी,
और चारों संकेतों के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ कौन जी। माइनॉरिटीज है जी, जी। और कौन मेजोरिटी में है। जो भूमिदान करते जी। हैं वो आज मेजोरिटी की संख्या में है, बाकी सारे के सारे ये माइनॉरिटीज की संख्या में है। ओवर टू यू सर। ओके ओके जी ओके। तो टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सबका मेट्रो टुडे लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।